Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting the course of MTH 101. कोर्स का नेम है कैलकुलस। तो कैलकुलस जो है क्या होता है, इसको सबसे पहले तो आपने समझना है। उसके बाद हम इस कोर्स को इंशाल्लाह थ्रू आउट कंप्लीट लेक्चर जो है वो यहाँ पे डिलीवर करेंगे। लेक्चर का नेम तो हमारे पास कोऑर्डिनेट ग्राफ्स एंड लाइंस है, लेकिन हमने सबसे पहले कैलकुलस को देखना है कि कैलकुलस होती क्या है। कैलकुलस जो है हमारे पास इस तरह से है कि अगर आप किसी एक ऐसी चीज़ के बारे में, किसी ऐसी क्वांटिटी की चेंज के बारे में जो कंटिन्यूसली रेट ऑफ चेंज हो उसमें, फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में कहते हैं कि वो चीज़ जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो पोजीशन चेंज कर रही है और कंटिन्यूसली चेंज कर रही है। तो ऐसी कंटिन्यूसली चेंज जो कंटिन्यूसली अनदर क्वांटिटीज़ के साथ रिस्पेक्ट के साथ चल रही हो। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम कहते हैं कि वो कंटिन्यूसली चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो था वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चूँकि टाइम भी तो साथ साथ चेंज हो रहा है ना। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो कंटिन्यूसली भी हो और चेंज विद रिस्पेक्ट टू भी किसी ऐसी चीज़ की हो जो कंटिन्यूसली वो भी चेंज हो रही हो, तो ऐसी चीज़ के बारे में हम कैलकुलस जो है हमें कैलकुलस जो है वो ऐसी चीज़ के बारे में डिफ़ाइन करती है। तो इन दिस लेक्चर जो है वी विल टॉक अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक: रियल नंबर, सेट थ्योरी, इंटरवल, अनइक्वालिटी एंड ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल नंबर। तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर। क्या होते हैं जी रियल नंबर? आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इस तरह के आपने नंबर लिखे होते थे जी कि 2+ हमारे पास आ जाता है बी आयोटा। तो इसमें जो आयोटा वाले टर्म होता था ना, आप जानते होंगे कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर होते हैं। हमने जितनी भी बात करनी है हमने इन नंबरों के अलावा बात करनी है, ठीक है। यानी हमारे पास जो है ये वो नंबर होंगे कि हम इनके अलावा कम्प्लेक्स के अलावा हमने जितने भी बात करेंगे ना वो हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो रियल नंबर होंगे। जैसे कि ये जो है ना हमारे पास ये रियल नंबर है और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है जिसमें अयोटा ना आए। तो वो तमाम तर नंबर जिसमें अयोटा ना आए वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर के भी कुछ आगे सब सेट होते हैं, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट सेट जो होता है ना रियल नंबर का वो हमारे पास नेचुरल नंबर होता है। जैसे हम कहते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है और अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। तो नेचुरल नंबर जो है वो सबसे पहले हम इसे कह भी सकते हैं कि जो सिंपलेस्ट सेट होता है नेचुरल नंबर रियल नंबर का, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट 1 से है, या आपके एमसीक्यूज का भी हिस्सा बन सकता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर जो है हम कह सकते हैं कि जैसा कि किसी भी चीज़ के बारे में उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब सेट होता है, किसी कलेक्शन के बारे में भी हो सकता है क्योंकि ये काउंटेड होता है, ठीक है ना। तो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड सेट इज़ आल्सो सेट। ये सेट की डिफाइन है, आपने इसे अच्छे से देखना है, ये एमसीक्यूज में आ जाती है। और कि किसी भी चीज़ के बारे में इसमें, अच्छा इसकी डिफाइन को ज़रा अच्छे से देखें। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, कि जो चीज़ें आपने इकट्ठी की हों वो डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो सेट होगा, अदरवाइज़ वो सेट नहीं होगा। अब ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, यानी कि ऐसा ना हो कि चीज़ों का जो सेट है ना वो किसी एक चीज़ के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। जैसे कि डिनर सेट के बारे में बात करेंगे तो उसमें तमाम तर चीज़ें वही आएंगी जो खाने पीने के हिसाब से जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनके बारे में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एनिमल्स का नाम देंगे कि एनिमल्स का सेट, तो उसमें क्या होगा, एनिमल्स ही होंगे, ना कि उसमें कुछ सब्ज़ी ऐड कर दी जाएगी। इस तरह की मतलब कि जो भी एक सेट बने वो एक वेल डिफाइन हो, कि वो अपनी पहचान रखता हो, कि एक उनको नाम दिया जा सके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने जॉर्ज बुश, टॉनी बियर एंड रोनाल्ड रीजन के बारे में लिखा है कि ये एक सेट है। फिर क्या है, ये तमाम दर जो है वो किसी भी पोर्शन ऑफ सेट बी ए इफ़ एंड ओनली इफ़ बी इज़ अ मेंबर ऑफ ए। तो नेक्स्ट उसने सब सेट के लिए बोला है, ठीक है। सेट के बारे में ऐसे था, ये उसने जो है वो तमाम तर कुछ मशहूर पर्सनैलिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर इस सेट का जो सब सेट होता है ना उसका मतलब ये होता है कि आपने उस सेट के अंदर से जो है, यानी अगर ये सेट है और ये सब सेट है, तो सब सेट जो होता है ना ये सेट के अंदर से लिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जॉर्ज बुश भी यहाँ से है और टॉनी बियर भी यहाँ से है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऐसा सेट जो किसी सेट के अंदर से लिया जाए उसे हम सब सेट का नाम देते हैं। और ये उसी वक्त होगा जब तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं उसी सेट से लिए गए होंगे, तभी हम कहेंगे कि ये उसका सब सेट है, अदरवाइज़ ये सब सेट
नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ब्रैकेट्स उसने कहा है कि द कर्ली ब्रैकेट्स, यानी कि जो मिड वाली ब्रैकेट लगानी है ना, इज़ ऑलवेज यूजिंग टू डोनेटिंग द सेट। अब देखें, ये जो जैसे आप दरमियानी ब्रैकेट का नाम देते हैं, इसे आपने हमेशा सेट के लिए लगाना होता है। ठीक है, इसको आपने हमेशा क्या करना है, सेट के लिए लगाना होता है। हम तीन तरह की हम अभी डिस्कस भी करेंगे। हम एक छोटी ब्रैकेट पढ़ते हैं, एक जैसा कि दरमियानी ब्रैकेट होती है, और एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है। तो सेट के लिए आपने कर्ली ब्रैकेट को ही इस्तेमाल करना है। ये यहाँ पे वो बता रहा है, ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इंटीजर आ जाते हैं। इंटीजर को उसने एलिमेंट लिख दिए हैं। सो दीज आर द जस्ट नेचुरल नंबर प्लस अ ज़ीरो एंड अ नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर। तो अगर हम इंटीजर की बात करें तो उसमें ज़ीरो भी यहाँ शामिल हो जाता है, और नेचुरल के तमाम तर नेगेटिव नंबर भी अगर शामिल कर दिया जाए तो वो एक इंटीजर का सेट कहलाता है, और ये नेचुरल से बड़ा होता इंटीजर भी आपके रियल नंबर का सबसेट ही है। सबसे छोटा आपका नेचुरल है, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, इंटीजर सेट आ रहा है। ठीक है, द रीज़न वी डोंट नो हाउएवर ज़ीरो इज़ अ नेचुरल नंबर is this number itself of interesting story from being labeled to a concept of divine ancient Gary। हाँ जी, ये जो ज़ीरो का कंसेप्ट जो है, ये क्या हो सकता है कि जैसा कि आप किसी के बारे में चाहते होते हैं ना कि कुछ चीज़ है ही नहीं है, तो चलिए इसका मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हम इस लेक्चर पे ही रहते हैं, लेक्चर लंबा हो जाएगा। कि व्हाट अबाउट द नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो वेल दे हैव आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन। क्या वाकई मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री में हमने नेचुरल नंबर के बारे में बात की थी 1 2 3, इसका नेगेटिव भी है। इसकी भी एक स्टोरी होती है कि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का नंबर यहाँ पे क्या होता है। तो फिलहाल मैं आपको किसी और लेक्चर में जो है इनके बारे में इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा कि ये नंबर नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। फिलहाल हम जो है अपने लेक्चर पे रहते हैं, ताकि लेक्चर लंबा ज़्यादा ना हो जाए। सो नो वी हैव अ लार्जेस्ट प्लस नेचुरल नंबर हैविंग थिंग अ वेल रियल नंबर बट डोंट नॉट ऑल द इज मोर। तो ये ज़ीरो के बारे हम कह सकते हैं कि ये जो इंटीजर्स की क्लास में शामिल होगा, और ये रैशनल नंबर होगा, जिसे हम कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को ज़ीरो पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास हमारे नंबर में नहीं होगा। सिंपल अगर आप समझ लें यहाँ से। ठीक है, तो ये इंटीजर हमारे पास क्या आ सकते हैं, जिसमें उसने रैशनल नंबर्स के बारे में भी तज़किरा कर दिया कि रैशनल नंबर जो है हमारे पास ऐसे वो तमाम तर नंबर हो जाएंगे जिनको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकें। जैसा कि 2/3, 7/5, 6/1, -5/2। ऑब्जर्व दैट एवरी इंटीजर इज आल्सो रैशनल नंबर, कि जितने भी इंटीजर होते हैं ना वो रैशनल नंबर तो होंगे ही, क्योंकि वो p/q, जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में लिखा है कि वो p/q की शक्ल में लिखे जाएँ, और q जो है वो ज़ीरो ना है। ज़ीरो ना होने का मकसद ये है कि अगर वो ज़ीरो हो जाएगा तो वो वेल डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए वो इन्फिनिटी आ जाएगा, और इन्फिनिटी हमारे लिए वेल डिफाइन नहीं होती। सो एक्स का जो है वो नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, और अगर एक्स ज़ीरो हो जाता है हमारे पास तो इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। यूनिक मैथमेटिकली वो अनसेटिस्फाई कर देगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि वो अनडिफाइन होने की वजह से हम उसको बटे में ज़ीरो में नहीं लेके आते। रैशनल नंबर के अलावा हमारे पास इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, जो ऐसे नंबर होते हैं जो हमारे पास किसी एक, जो आपके पास बटे की फॉर्म है ना, उसमें आने नहीं देंगे किसी चीज़ को। मतलब कि मैं आपको सिंपली अगर यहाँ पे बता दूँ, तो अगर हमारे पास कुछ डाटा इस तरह से आ रहा है ना कि पॉइंट के बाद मैं कह रहा हूँ 7 7 7 7, अगर तो पॉइंट के बाद नंबर रिपीटेड हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, तो वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर। अगर पॉइंट के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते जा रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज आ जाता है जिसमें वो पूछा जाए कि ये रैशनल है या इम है, ख़ासतौर पे आपके जो एमसीक्यूज आता है, मोस्टली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके पास आता है ना, वो होता है आपके पास कि 23/7 क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल है। तो आपने इनको तकसीम करके देखना है आंसर रिपीटेड में है या नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने पाई को देखना है, पाई का आंसर देखना है कि उसके इशारे के आंसर जो हैं वो रिपीटेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन आपके पास ये आपके असाइनमेंट है कि आपने इसे देखना है और इसको आपने रिविजन में रखना है। ये चीज़ें आपके पास एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं कि ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो इसके अलावा हम चलते हैं जी अपनी एग्जांपल की तरफ। उसने वैसे यहाँ पे बता भी दिया है कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट्स के बाद
एक तो स्टॉप कर जाते हैं या फिर स्टॉप नहीं करते लेकिन चलते रहते हैं लेकिन रिपीटेड होते हैं, जिसे हमने रैशनल नंबर का नाम दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो 2 एग्जांपल उसने दी हुई हैं कि ये जो है ईज़िली हम इनको दोबारा से जो है वो एक पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी वजह से जो हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसी वो चीज़ें जिसमें अगर आप डिवाइड करें किसी चीज़ को और आपके पास जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अगर आप इसे तकसीम करते हैं तो आपके पास 1.41 इस तरह समथिंग कुछ आता है। तो ये नंबर रिपीटेड नहीं होते, दैट्स वाई दैट इज़ अ इर्रेशनल नंबर होता है हमारे पास। ठीक है। उसने पाइथागोरस थ्योरम जो है हाइपोटेनस की फॉर्म में लिखते हुए बताने की कोशिश की है कि ये कॉस 19 डिग्री के इक्वल है और 1 + 2 स्क्वायर रूट है। यानी ये वो चीज़ें हमारे पास जिसे हम कह सकते हैं कि ये फैक्टोरियल समरी ऑफ हेरिडिटी ऑफ रियल नंबर्स में शामिल हो जाते हैं, कि जिसमें हम कह सकते हैं कि ये इर्रेशनल है लेकिन ये जो है इमेजिनरी नहीं है। ठीक है। इमेजिनरी कब होने थे? अगर आपके पास कब होते हैं जी इमेजिनरी, यार अभी देख लें कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए और यहाँ पे कुछ भी नंबर आ जाए, कुछ भी नंबर आ जाए, 2, 5, 10, 15 कुछ भी नंबर आ जाए, तो वो हमारे पास कम्प्लेक्स हो जाते होते हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं जी नेक्स्ट, ज़रा आपको एक डायग्राम बताते हैं। ठीक है। पिक्टोरियल समरी ऑफ द हेरिडिटी ऑफ रियल नंबर्स, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पास किस तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा जी। तो आप देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो सिंपलेस्ट, जैसा कि मैंने बताया भी था कि जो नेचुरल नंबर होता है वो रियल नंबर का सबसे सिंपलेस्ट सेट होता है। फिर उसके बाद इंटीजर सेट आते हैं। ठीक है। इंटीजर के बाद आपके पास रैशनल नंबर आ जाते हैं। ठीक है। रैशनल के बाद अब जो रैशनल, ये सारे जो हैं वो रैशनल का सबसेट है इंटीजर, और इंटीजर का सबसेट है नेचुरल नंबर। लेकिन आपके पास जो इर्रेशनल है वो सबसेट में नहीं आता, लेकिन आता वो रियल नंबर के आती है, लेकिन वो सबसेट नहीं है। इसी वजह से उसने उसके डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि इर्रेशनल और नंबर हैं वो रैशनल, इंटीजर या नेचुरल में हिस्सा नहीं ले रहे। ठीक है। वो डिफरेंट होते हैं टोटली, और ये सारे मिलाएं अगर तो ये हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। अब हम आते हैं जी कोऑर्डिनेट लाइन क्या होती हैं। कोऑर्डिनेट लाइंस हमारे पास किस तरह से हो सकती हैं कि 16वीं सदी में सबसे पहले ये बताया जा रहा था कि मतलब किस चीज़ के बारे में ग्रूमिंग हुई, सोचा गया कि जो हम नंबर पढ़ रहे हैं, जो हम इक्वेशंस देख रहे हैं, जो हम फार्मूला देख रहे हैं, इनकी ग्राफिकल शक्ल, इनकी ज्योमेट्रिकल शेप भी होनी चाहिए। तो जैसा कि कोई अक्रॉस में आ रहा है, कुछ जा रहा है, क्वेश्चन है, ठीक है, डाउनवर्ड की क्वेश्चन है, राइटवर्ड की क्वेश्चन है, अक्रॉस है, कम है, इनका आपको ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली शेप होनी चाहिए। तो डेवलप होते होते जो है वो 17वीं सदी में कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो डेवलप होना लग गई, जिसमें उन्होंने देखा कि स्ट्रक्चर को करीब लाने की कोशिश की। ठीक है। तो मैं ज़रा आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो आपके काम की हैं। तो सबसे पहले जो है वो रियल लाइन 17वीं सदी में डिस्क्राइब हो चुकी थी कि रियल लाइन जो है, रियल लाइन से फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनना शुरू हुई हैं, कोऑर्डिनेट बना है, ग्राफिकल फॉर्म बनी है, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है। तो सबसे पहले उसने रियल लाइन जो है वो यहाँ पे सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो आई है कि रियल लाइन में हमारे पास एक राइट हैंड साइड होती है और एक लेफ्ट हैंड साइड होती है। ठीक है। तो उसको हमें पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास नेगेटिव पोर्शन का हिस्सा था, और जो राइट हैंड साइड थी वो हमारे पास पॉजिटिव साइड का हिस्सा था। बाद में हमें पता चला कि दरमियान में ज़ीरो होता है, और इस तरफ तमाम तर पॉजिटिव नंबर हैं और इस तरफ तमाम तर जो है वो नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ओरिजिन होता था जिसको उसने ज़ीरो लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ यहाँ पे। तो हम चलते हैं ज़रा, इसके अलावा उसने नंबर्स को, किसी भी नंबर्स को, ऐसे नंबर को जो इर्रेशनल होते थे। अब अगर सीधा सा नंबर हो, 5, 7 हो, 10 हो, तो वो तो ईजिली डिस्क्राइब हो जाता है ना। लेकिन अगर आपके पास इर्रेशनल नंबर हो, जैसा कि जज़र की फॉर्म में कोई आंसर हो जाता है, या पाई आ जाता है, ई आ जाता है, ऐसे नंबर को हमने कैसे रियल लाइन में शो करना है, तो उसके लिए ये होता है कि आप उसको पहले डिवाइड कर लें, उसका आंसर निकाल लें, आप उसको पहले डेसिमल नंबर में लें। जैसा कि पाई होता है 3.14 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है जी 1.41। तो ये रियल लाइन हो जाती है। यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे पॉजिटिव के सारे नेचुरल नंबर हैं और यहाँ पे नेगेटिव के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो इसके अलावा जो है ये इंटीजर भी शामिल होता है रियल लाइन में, हर चीज़ जो है नंबर आ जाते हैं। हम पॉइंट में बता देते हैं। तो देखें, अगर हम 2 के स्क्वायर रूट की बात करें पहले, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और 1 और 2 के दरमियान में है 1.5 समथिंग। तो ये देखें उन्होंने 1 और 2 के दरमियान में मेंशन किया है। और पाई जो है वो 3.14 है। तो 314 है ना, तो उसने 3 और 4 के दरमियान में इसको
लाई करवा दिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है। ऑर्डर प्रॉपर्टी बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर आइडिया होता है कि किस चीज़ ने किस चीज़ को बताया है। ठीक है, अगर टू रियल नंबर है, मैं कहता हूँ ए और बी हैं, और बी माइनस ए अगर वो पॉजिटिव नंबर है हमारे पास तो फिर अगर वो लेस हैं ग्रेटर हैं क्या है, उनका ऑर्डर क्या है। तो ये स्टोरी जो है, कंफर्टेबल वर्क सिंबल जो है वो लेस ग्रेटर, मतलब कौन किसके साथ पॉजिटिव नंबर लेके आ सकता है और कौन किसके साथ नेगेटिव नंबर लेके आ सकता है, इस चीज़ की ऑब्जर्वेशन से हमें ग्रेटर देन और लेस देन की इजाज़त मिली है कि किस किस को तफरीक करवाऊँ। हो सकता है मैं बड़े नंबर से छोटा नंबर तफरीक करवा रहा था तो मुझे आंसर पॉजिटिव ही मिला है, तो मैं कहूँगा जी ठीक है, गुड है, पॉजिटिव है। फिर हो सकता है मैं दो नंबरों को तफरीक कर रहा था तो मुझे आंसर जो है वो माइनस में मिला, तो फिर हम कह देंगे कि जी नंबर वो लेस था। तो ग्रेटर और लेस के बारे में सिंबल जो है वो अजम्पशन जो किए गए हैं वो अलजेब्रिकली बिफोर द कैलकुलस आ चुके थे। स्टफ था काम कि हमारे माइंड में ये होना चाहिए कि वो ग्रेटर था या पॉजिटिव था। तो इसके अलावा हम अनइक्वलिटी को भी देखेंगे यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले जो है हम ग्रेटर और लेस के बारे में बात करते हैं कि ये सिंबल आपके पास जो है ना, लेस देन और ग्रेटर देन का आपने उसे जहन में रखना है। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आपके एमसीक्यूज़ के हिस्से में आ जाती हैं। तो अगर तो हम यहाँ पे ये कहें कि इफ़ बी माइनस ए इज़ अ पॉजिटिव नंबर, अगर बी माइनस ए इज़ पॉजिटिव नंबर है तो फिर कन्फर्म बात है कि बी जो है वो ग्रेटर देन ए से होगा। ठीक है, क्योंकि अगर बी माइनस ए अगर पॉजिटिव नंबर लेके आ रहा है तो ज़ाहिर सी बात है बी बड़ा होगा, और जब बी बड़ा होगा तो हम लिखेंगे बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर हम कहते हैं जी कि बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, तो देन हम यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाएंगे कि वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा, ये छोटा भी हो सकता है बी से और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सिंबल है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अनइक्वलिटी, इसी चीज़ को हम अनइक्वलिटी का नाम भी देते हैं कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेस देन का साइन हो या ग्रेटर देन का साइन हो, वो अनइक्वलिटी होती है। जिसमें लेस देन और इक्वलिटी का साइन भी आ जाता है ना, वो हमारे पास लेस जो है वो अनइक्वलिटी में नहीं है। जैसे कि उसे हम कह देते हैं कि ये नॉर्मली जो है हमारे पास, सो इफ़ द, एक कंडीशन हमारे पास जो है वो इक्वलिटी की और अनइक्वलिटी की शामिल हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि वो भी अनइक्वलिटी ही होती है जिसमें लेस भी आ जाए और इक्वल भी आ जाए। तो सिंपल लफ्ज़ों में अगर आपसे कहूँ तो इसने यहाँ पे कुछ मिसालें दी हुई हैं जी। अनदर मिसाल दी हुई है कि ए लेस देन बी इक्वल भी है, और फिर बी जो है वो सी से लेस है। तो ये जो है वो एक सिलसिला चल जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, थ्योरम आ जाते हैं। तो इसमें भी उसने सिर्फ यही कहा है कि करेक्ट करना है आपने इनको। तो करेक्ट कैसे कर सकते हैं जी, ये तो ऑलरेडी करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, 3 लेस होता है 8 से, तो ये सारी की सारी जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है, और अनकरेक्ट के बारे में कैसे हो सकता है, उसने जैसे कहा है कि 2 जो है वो बड़ा है और बराबर है, लिहाजा ये गलत है, जिसकी वजह से उसने कहा है कि ये अनकरेक्ट जो है वो अनइक्वलिटीज़ हैं। तो रिमार्क्स ये कहता है कि डिस्टिंग ओनली वर्बल बिटवीन द नंबर दैट सेटिस्फाई ए ग्रेटर देन ज़ीरो आर इक्वल ज़ीरो एंड दोज आई सेटिस्फाई ए ग्रेटर देन भी होगा शैल बी द नेगेटिव इफ़ ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो, देन आप पॉजिटिव नंबर होगा और सिर्फ उसी वक्त होगा जब वो ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो ठीक है, थ्योरम में हमें ये बताते हैं कि अगर ए जो है वो छोटा हो बी से और बी छोटा हो सी से, देन सी आल्सो जो है वो ए से छोटा होगा। इसे ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी का नाम भी देते हैं। ठीक है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ए बी से छोटा है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि एक जो है वो छोटा है दो से, फिर मैं कहता हूँ जी दो जो है वो छोटा है तीन से, फिर कन्फर्म बात है कि एक जो है वो तीन से भी छोटा ही होगा, यानी ए जो है वो लेस होगा सी से। नेक्स्ट में कहता है कि अगर ए जो है वो छोटा हो बी से और ए प्लस सी जो है वो आपके पास लेस हो बी प्लस सी से, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके अगर माइनस भी करेंगे ना तो वो भी इसी तरह से सेटिस्फाई करवाएगा चीज़ को जिस तरह से उसने करवाया। और अगर ए लेस देन बी हो और दोनों तरफ मल्टीपल कर रहे हैं, अगर तो पॉजिटिव हुआ तो वो दरमियान का साइन जो है वो चेंज नहीं करेगा। यानी मल्टीपल में ऐसा होता है कि अगर आप उनको दोनों तरफ मल्टीपल करने के बाद भी देखें तो सिंबल चेंज नहीं हो रहा,
उसका मतलब है कि जिस चीज़ से आपने मल्टीपल किया है वो पॉजिटिव है, और अगर सिंबल चेंज हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि आपने जो नंबर मल्टीपल किया है सी वाला वो नेगेटिव का होगा। ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है अगर बटे में देखें, अगर हम उसके रेसिप्रोकल को देखें तो जैसे ही वो रेसिप्रोकल में जाती है ना चीज़, तो उसका इनइक्वालिटी का जो साइन होता है ना लेस देन का, वो ग्रेटर में चला जाता है और ग्रेटर का लेस में चला जाता है। ठीक है। तो इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ सेट के बारे में बताते हैं कि सेट को डिनोट जो है वो किस तरह से करना है। नंबर वन, तो सेट को डिनोट करने के लिए आपने एक कैपिटल नंबर का इंतखाब करना होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर देखें तो उसने कहा है कि दो सब सेट है सेट का, देखें दो अंदर सेट के मौजूद था, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये करेक्ट है। ठीक है। इस तरह से अगर हम पाँच की बात करें तो वो पाँच इस सेट में नहीं है, लिहाजा हम इसे कह सकते हैं कि ये जो है एलिमेंट इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है। जो फाइव होता है ना, फाइव सेट होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एम्प्टी सेट को, और वो इसका मतलब होता है कि उस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंटरसेक्शन के हैं, कुछ यूनियन के हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, आप जानते हैं, आप इजीली से कर सकते हैं। यूनियन किस तरह से निकालते हैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। चलें कि अगर आपके पास एग्जांपल में आ जाता है जी ए सेट ये वाला है, बी सेट ये वाला है, तो अगर आप इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपने ए और बी के तमाम तार एलिमेंट को लिखना है, लेकिन किसी को डबल नहीं लिखना, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन किसी को डबल भी नहीं लिखना, लेकिन सारे ही लिख देने हैं। ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 1 2 3 4 इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बस यही सारे लिख देंगे तो आपके सारे के सारे एलिमेंट लिख हो जाएंगे। और अगर आप जिसकी बात करेंगे इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी की, तो देन क्या होगा, जो आपके पास लेस सेट्स है, जो सब सेट होता है, वो सब सेट ही आपका जो है वो एलिमेंट होता है, क्योंकि वो दोनों में जो मौजूद होते हैं इंटरसेक्शन में वही लिखे जाते हैं जो दोनों में मौजूद होते हैं। जैसा कि इसमें नज़र आ रहा है आपको कि जो दोनों में मौजूद थे 1 2 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, वो इंटरसेक्शन में लिखे जाते होते हैं। तो ए सबसेट है, बी के बारे में जाना जाता है। ठीक है। तो इसके बारे में और भी मैं आपको बताता जाऊँ कि एक्स जो है इसे रीड कैसे करना है कि द सेट एक्स सच दैट इन द प्लेस लाइन द वर्ड द प्रॉपर्टी दैट सेटिस्फाई द नंबर। तो इसमें हमारे पास क्या जाता है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर रियल नंबर हो जिसमें आप ये कह सकें कि टू लेस दैन एक्स के और एक्स लेस दैन जो है वो थ्री के, तो आपने रीड इस तरह से करना है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसे क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ एक्स all of x such that the x is a real number and 2 less than x and x less than 3। ठीक हो गया। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये दो नंबर जो होते हैं ना, ये दो नंबर रियल लाइन में कैसे जो होते हैं। जैसे कि उसने यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल लेके आता हूँ यहाँ पे, तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है। यहाँ पे देखें अगर, तो उसने कहा है जी 2 छोटा है x से और x छोटा है 3 से। 2 भी छोटा है x से और x जो है वो खुद भी छोटा है 3 से। यानी कि अगर मैं x की बात करूँ तो x 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। यानी कि आपके पास जो इंटरवल होगा ना, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ये 2 था और ये 3 था, तो 2 और 3 को छोड़ के, 2 और 3 को छोड़ के बाकी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मेरे पास इसके इंटरवल में है। ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे हम किसी भी डाटा को नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास सिंबल लाइन में जो हम देखेंगे, अगर कि आपके पास जो लाइन है एंड पॉइंट के लिए, जो मैं आपको यहाँ पे बेसिक सा कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ। आपने जब भी रियल लाइन में शो करना है ना, तो आपने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व ये करना है कि जो आपके एंड पॉइंट है ना ये वाले, अगर तो ये कम्प्लीटली फिल है, इसका मतलब होगा कि उसमें इक्वलिटी का साइन भी शामिल हो रहा है। ठीक है। अब देखें ये ग्राफ इसके लिए बना हुआ है, अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाएं तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पे भी ऐसे ओपन एरिया होगा, यहाँ पे भी ओपन एरिया होगा ए और बी का, जिसका मतलब होगा कि ये शामिल नहीं है, दरमियान वाली चीज़ें सारी की सारी शामिल हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखें उसने बेहतरीन सा जो है वो यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है कि अगर हम बात करते हैं ए और बी की, इसे बोलते हैं हमारे पास ओपन इंटरवल, जिसका मतलब होता है कि ए भी शामिल नहीं है, बी भी शामिल नहीं है, इसके अंदर के तमाम तार एलिमेंट शामिल हैं। और ऐसी चीज़ों के लिए दरमियान में लेस देन के साथ इक्वल का साइन भी नहीं आता। और जब इनकी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनको कम्प्लीटली फिल करते होते हैं। ठीक है। कि यानी कि हमारे पास जो है
ये जो चीज़ें जा रही हैं ये फ़िनाइट तो है क्योंकि इसके इंटरवल में चीज़ तो शामिल है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनके दरमियान वाली चीज़ें शामिल हैं, ये चीज़ शामिल नहीं है। ठीक है? तो इसके अलावा हमारे पास इसने यहाँ पे जो है वो मिस्टेकन लिखा हुआ है। इसने इनको जो है वो ओपन छोड़ना था दोनों को। इसने यहाँ पे मिस्टेक की हुई है, दोनों को फिल किया है। वो खाना जो है वो इस तरह का होना चाहिए था ऊपर दोनों ही। ठीक है? दोनों खाने जो है वो इस तरह से होने चाहिए थे, ओपन होने चाहिए थे इस डायग्राम में, यहाँ पे मिस्टेक है। तो जो नेक्स्ट क्लोज़ वाला है उसमें देखेंगे कि उसकी डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है कि उनके जो साइडें वाले पोर्शन है वो मुकम्मल फिल भी होने चाहिए। चूँकि उसने लेस देन और इक्वल का साइन का नाम दिया है। और नंबर 3 जो है, जो स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल की है उसने, इसका मतलब होता है कि ये एलिमेंट भी उसके अंदर शामिल है। और अगर हम इसकी डायग्राम को देखें नेक्स्ट वाले की, तो जिसमें उसने कहा है कि जी ए तो शामिल है बट बी की तरफ स्मॉल ब्रैकेट है, उसका मतलब बी शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है उसके लिए आपने ओपन एरिया छोड़ देना होता है। उसके लिए आपने एक ग्रेटर या इक्वल के साथ जो है वो बराबर का साइन भी नहीं लगाना होता। ठीक है? इसे बोलते हैं कि ये फ़िनाइट तो है, लेकिन एक तरफ से ओपन है और एक तरफ से क्लोज़ है। यानी जो छोटी ब्रैकेट होती है वो हमारे पास ओपन के लिए होती है, जो बड़ी ब्रैकेट होती है वो हमारे पास क्लोज़ के लिए होती है। और अगर हम कहें कि इस तरफ से ए ओपन है, बी क्लोज़ है, तो इसका भी हम कहेंगे कि हाफ़ ओपन है। फिर इसमें ऐसा होगा कि जो जिसकी तरफ छोटी ब्रैकेट होती है उसका मतलब ये होता है कि उसमें इक्विवेलेंट का साइन नहीं है और उसके हमने ग्राफ़िकली फॉर्म को ओपन छोड़ना है। ठीक है? फिर अगर हमारे पास इंटरवल ही ना हो, जैसे कि उसके पास इन्फिनिटी का चक्कर हो, तो हम कह देंगे कि इसका इंटरवल नहीं है, ये फ़िनाइट नहीं है बल्कि ये इनफ़िनाइट है। ठीक है? और क्लोज़ इस तरह से कह देंगे कि हमारे पास इंटरवल में आ चुका है। हमारे पास इंटरवल में आ चुका है और जो इंटरवल उसने हमें एक दिया हुआ है ना, वो क्लोज़ है, वो उसमें शामिल है। जैसे कि बी जो है वो शामिल था, उसमें क्योंकि इक्वल का साइन आ चुका है। तो अगर हमारे पास ऐसा हो कि वो अनफ़िनाइट भी हो और वो शामिल भी ना हो, तो फिर हम इसे ओपन भी कहते हैं और अनफ़िनाइट का नाम भी दे देते हैं। ठीक है? तो ये आपका पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। आपने उसे अच्छे से पिक कर देना है। ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आपने मुझसे लाज़मन पूछना है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सॉल्व द अनइक्वालिटीज़ इक्वेशंस। तो इनको सॉल्व करने का बेहतरीन सा तरीका ये होता है, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल सॉल्व कर देता हूँ कि अगर आपके पास कुछ इस तरह से सॉल्यूशन हो लाइक दिस, मैं अगर आपसे बात कहूँ, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक्स एक्स वालों को एक तरफ लेके आना है, टू इधर आ जाएगा। जिस तरह आम सिंपल इक्वेशन सॉल्व होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे सॉल्व होगी। तो यहाँ से वो इसको सॉल्व करके आ रहा है, 3 को पहले इधर ले आता है, फिर 2 को उधर ले जाता है। जिस तरह आम रूटीन में सिंपल इक्वेशन सॉल्व होती है बिल्कुल वैसे ही होगी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है? तो बिल्कुल आसान सा है, इसमें सिंपल क्वेश्चंस की तरह आपको इसको भी सॉल्व करते होते हैं। लेकिन आपने बाद में जो आंसर देना होता है ना इंटरवल में, कि जैसा कि जो आपने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है, अच्छा ऐसी वो चीज़ें, सॉरी मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, कि जिसमें दो तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। दो तरह के क्वेश्चन मीन जिसमें अनइक्वालिटी दो तरह से आ जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा कि ये वाले क्वेश्चन है जिसमें दो आ गई हैं, ये यहाँ पे भी आ गई है और यहाँ पे भी आ गया है। तो फिर इसके दरमियान वाली चीज़ को हम दो दफ़ा अलग अलग से, इधर वाले के साथ अलग से सॉल्व करवाएंगे, इधर वाले के साथ अलग से सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पे आंसर फिर दो बनेंगे क्योंकि एक उसका बनेगा और एक उसका बनेगा। फिर जो दो आंसर बनेंगे वो हमारे पास इंटरवल के होंगे, यानी माइनस का 7/5। ठीक है? क्योंकि उसमें आंसर के साथ ग्रेटर नहीं था, उसके आंसर को हमने ब्लैंक खाली छोड़ दिया है। और जिसके साथ इक्वल का साइन था दूसरी तरफ वाले के, तो उसको हमने आंसर को फिल कर दिया। तो ये इस तरह से हम कुछ जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं कि आपने इस तरह से सेट को किस तरह से जो है वो बयान करना है। तो आई होप आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। तो फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने जो है वो लाजमी कमेंट में जो है अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, अगर जहाँ से कोई प्रॉब्लम हो। कोई भी चीज़ अगर आपको जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो, तो आप जो है वो लाजमी मुझे उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। ऑल द बेस्ट।